हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज मैं अपनी सीरीज़ की 21 क्लास की जो सीरीज हमारी चल रही है उसकी 18 क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। 17 क्लास हमारी इस पर हो चुकी हैं, आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखी दोस्तों, आप उन्हें जाकर वीडियो पर देखिए, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। आज मैं आपके लिए अपनी ये नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ, इसको भी आपको बड़े ध्यान से देखना है। आपका एग्जाम बड़ा नज़दीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए। इससे आपकी जो तैयारी होगी दोस्तों, उस तैयारी में आपकी क्या होगा दोस्तों, आपको और इम्प्रूवमेंट होगा, आपके नंबर अच्छे बनेंगे। आप ज़्यादा क्या लगा सकते हो, क्वेश्चन लगा सकते हो कम टाइम में। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतने आपके अच्छे क्वेश्चन होंगे एग्जाम में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं इसी उम्मीद के साथ। तो वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके लिए। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है इसमें 29। एलसीएम कितना है? एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड दिए गए हैं, एलसीएम नहीं दिया। एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड दिए 15 और 13। हमसे बोला गया है छोटी संख्या बताइए, हमें इसमें छोटी संख्या बतानी है। तो जब भी दोस्तों जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है एलसीएम के आपके दो अन्य गुणनखंड दिए हैं 15 13, तो आपसे पूछता है छोटी बड़ी संख्या। तो छोटी बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं वो आपको बताता हूँ। जब भी आपको एलसीएम के अन्य दो फैक्टर दिए जाएं दोस्तों, ये एलसीएम के अन्य दो फैक्टर क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल से। मान लिया हमारे पास दो संख्या है दोस्तों 12 और 18, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या बनेगा दोस्तों, इनका एलसीएम बनेगा 36। ये इनका एलसीएम हो गया 36। इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा 6। तो ये हो जाएगा इनका एचसीएफ। यहाँ पे हमें दोस्तों क्या करना है, इस एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड क्या होते हैं। तो मैं एग्जाम्पल लेकर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ ताकि इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से आगे दे सको। तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 36 आ गया दो नंबर्स का हमारा 12 18 का। और एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। तो यदि हम दोस्तों इस एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दें तो 6 6 36, तो जो हमें नंबर मिलेगा दोस्तों ये उसके दो क्या है, ये उसके दो फैक्टर होते हैं दोस्तों। उन्हें कहते हैं हम क्या, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड। तो जैसे मैं इसको एचसीएफ से डिवाइड करता हूँ, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद जो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, नंबर मिलेगा, ये उसके दो क्या होते हैं, अन्य गुणनखंड होते हैं। जैसे 6 मिला मुझे, तो 6 के यहाँ पे दो फैक्टर क्या बनेंगे दोस्तों, जो एक दूसरे के सहभाज्य होंगे, 2 और 3, तो 2 3 6। तो यहाँ पे आपको यही दिया गया है। इस एलसीएम के यहाँ पे जो एलसीएम होगा आपका, उसके अन्य दो गुणनखंड क्या दिए गए हैं आपको, 15 13। हमारे यहाँ पे 36 के अन्य दो गुणनखंड क्या आ गए, 2 और 3। तो इस तरह आप इसको कंपेरिजन कर सकते हो। यहाँ हमारे अन्य दो फैक्टर क्या आ गए हैं, 2 और 3, ऐसे वहाँ पे दिए हैं 15 और 13, ठीक है दोस्तों। तो यदि मैं इसमें दोबारा से दोस्तों फिर से किससे गुना कर दूँ, एचसीएफ से गुना कर दूँ, तो हमें यहाँ से फिर से हमारे नंबर मिल जाएंगे। वो नंबर क्या है, 12 और 18। एचसीएफ हमारा क्या है, 6 है दोस्तों। तो यदि हम एचसीएफ से 1 बाई 1 इसमें गुना कर दे, 6 दूनी 12, तो हमें छोटा नंबर मिल जाएगा। छोटे फैक्टर में गुना करेंगे और बड़े फैक्टर में गुना करेंगे दोस्तों, तो बड़ा क्या मिल जाएगा आपको, बड़ा नंबर मिल जाएगा, 6 3 18, ठीक है। तो ये होते हैं एलसीएम एचसीएफ के, एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड। यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो आप छोटी बड़ी संख्या आसानी से निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो हमें यहाँ पे छोटा फैक्टर दिखाई दे रहा है, छोटा फैक्टर क्या है, ये दो फैक्टर यहाँ पे दिए हैं। एक तो 15 दिया है दोस्तों, एक तो 15 है, दूसरा क्या है 13, ठीक है। हमें यहाँ पे छोटी संख्या बतानी है, छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो इस छोटे नंबर में क्या करेंगे दोस्तों, हम एचसीएफ से गुना कर देंगे। एचसीएफ क्या है हमारा 29। तो 29 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितने मिलेगा, 13 नंबर 117 और 13 दूनी 26, 26 और 10 कितने होते हैं, 37 होते हैं। तो छोटा नंबर क्या होगा हमारा, तो छोटी संख्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे 377, 377। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको छोटी बड़ी संख्या निकालना आना चाहिए। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, आप इस तरह से नंबर बना सकते हो दोनों। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ये रहा सिंप्लीफिकेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य आएगा, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है दोस्तों। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हुए
ब्रैकेट्स को ध्यान से देखते हुए आपको इसको सोल्व करना है। यहाँ पे आपको दिया है 71 माइनस ब्रैकेट -3 ब्रैकेट -2 माइनस ब्रैकेट 8 -3 के ऊपर बार ब्रैकेट और बंद हो गया दोस्तों, प्लस 3 इंटू में ब्रैकेट 5 प्लस -2 इंटू में -1 ब्रैकेट बंद। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसको और सोल्व करते चलते हैं दोस्तों। यहाँ स्टार्टिंग में दिया है 71 माइनस दोस्तों माइनस कितना है -3 है अंदर ब्रैकेट में, और इसके बाद दोस्तों ये मजला ब्रैकेट है, इसके बाद -2। और दोस्तों यहाँ पे इसको मैं साथ साथ सोल्व कर लेता हूँ। इसको सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। 8 में से 5 जाएगा दोस्तों, 3 बचेगा, सॉरी 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा। यहाँ 3 है तो 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, तो 5 जब बाहर निकलेगा दोस्तों माइनस में इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ से सीधा लिख सकते हैं -5 आप इस तरह से, और ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। इस ब्रैकेट को मैंने सोल्व कर लिया। आगे चलते हैं, -2 की गुना -1 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह मिलेगा। ये मजला ब्रैकेट है दोस्तों, मजला ब्रैकेट लगाते हैं इसको, मजला ब्रैकेट, तो 5 प्लस के 2 ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब 5 और 2 7, 7 के 21, यहाँ से हमें मिल गया 21, 7 के 21 करके दोस्तों -5 -2 जुड़ जाएंगे तो ये भी 7 बनेंगे, और -7 का गुना किस में होगा दोस्तों -3 में होगा, तो प्लस का 21 हो जाएगा, 7 के 21। परंतु यहाँ पे आगे भी माइनस है तो फिर से 21 क्या हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। तो आपको ये कुछ इस तरह मिलेगा। माइनस की माइनस में गुना करोगे दोस्तों, ये माइनस का 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और माइनस का 7 मिलके इसमें गुना करेंगे। ठीक है, आप इतना तो समझ सकते हो कि माइनस का 5 माइनस के 2 7 हो जाएंगे, 7 या 21, तो फिर से आपको मिलेगा माइनस का 21। और आगे हमारा क्या चल रहा है, प्लस का 21, इसको पास में लिख लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से, तो -21 से प्लस का 21 कट जाता है, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको दोस्तों कितनी मिलेगी, 71 इसकी वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया है 8, 4 लगातार संख्या है, विषम संख्या है, इनका औसत कितना है, इनका औसत है 8। यदि अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो इन पांचों संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो दोस्तों होता क्या है, जब हम आगे की 1 या 2 संख्या शामिल कर लेते हैं किसी सीरीज में, विषम संख्याओं की या फिर सम संख्याओं की, तो हमारे औसत में कितनी वृद्धि होती है हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पे दिए हैं, मान लेता हूँ A B C D, ये पहले हमारे 4 नंबर है दोस्तों। इनका जो एवरेज दिया है कितना दिया है, इनका एवरेज दिया है 8, इन 4 नंबर का एवरेज दिया है 8। और ये कैसे नंबर हैं आप जानते हो, लैंग्वेज में दिया है, ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं, और क्रमागत संख्या कैसी हैं, विषम संख्याएं, कैसी हैं, विषम। ठीक है दोस्तों, विषम संख्याएं, 4 क्रमागत विषम संख्याएं, इनका एवरेज कितना दिया है, 8 दिया है। अगर मैं इनमें आगे की संख्या दोस्तों, आगे की संख्या मान लेते हमारी E होगी, A B C D E, ये दोस्तों हमारी आगे की एक संख्या मैंने इसमें शामिल कर ली, तो अब इनका नया औसत क्या बनेगा हमें ये बताना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें बताना है 5 संख्या हो गई, अब इनका औसत क्या होगा। तो दोस्तों होता क्या है, यदि हम आगे की हम वही एक संख्या जोड़ लें अपनी सीरीज में, यहाँ पे विषम संख्या, और आप जानते हो विषम संख्याओं में 2-2 का गैप होता है, जैसे ये 1 3 5 7 इस तरह से दोस्तों, ये हमारी विषम संख्या होती है, इनमें 2-2 का गैप होता है। ठीक है दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे आपसे पूछूं इनका एवरेज क्या बनेगा इन संख्याओं का, इसे तो हम कर लेंगे दोस्तों, बाद में आपको बताता हूँ। इसके आधार पर हम इसका आंसर ऐसे दे देंगे। देखिए ध्यान से, यदि मेरे पास ये 5 क्रमागत संख्या है दोस्तों, तो इनका एवरेज क्या बन रहा है, इनका एवरेज बन रहा है हमारा जो मिडिल वैल्यू है 5, तो इनका एवरेज क्या बनेगा 5। अब वैसे निकाल लोगे तो भी इनका एवरेज 5 ही बनेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ इनका एवरेज कितना है 5। पहली वैल्यू को आखिरी को जोड़ लोगे तो भी, और उसको 2 से भाग करोगे आपको 5 ही मिलेगा। 9 और 1 10, 10 का आधा कितना होता है 5। A+L/2 से भी आप इसका एवरेज निकाल सकते हो। अगर आपके सामने कोई सीरीज है और उनमें डिफरेंस बराबर है दोस्तों, तो A+L यानी पहला प्लस आखिरी जोड़ के आप उसका आधा करके भी एवरेज सीरीज का निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इस सीरीज का एवरेज क्या आ गया, 5 आ गया। अब बोला गया है दोस्तों, ये बोल रहा है यदि आगे के नंबर को इसमें शामिल कर लिया जाए, आगे नंबर क्या है दोस्तों हमारा, अगला नंबर क्या होगा 11 होगा। देखिए
9 के बाद विषम संख्या क्या होगी? अगर इसमें अगली संख्या शामिल कर ली जाए, 11 संख्या इसमें शामिल कर ली जाए, 11वीं संख्या, ये जो हमारे 11 नंबर है, 9 के बाद अगला विषम संख्या क्या आती है? 11। यदि इसमें 11 को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत हमारा क्या बनेगा? तो नया औसत हमारा हो जाएगा दोस्तों अब पहला प्लस आखिरी, यानी कि 1 और 11 कितने हो गए? 12, 12 का आधा कितना होगा? 6 दोस्तों। तो नया औसत कितना हो गया? 6 हो गया। एक नंबर शामिल करने के बाद में हमारा औसत दोस्तों कितना हो गया? 1 नंबर बढ़ गया। पहले औसत कितना था? 5 था, अब कितना हो गया? 6। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, यदि हम आगे की एक संख्या शामिल कर लेते हैं तो हमारा जो औसत है वो 1 बढ़ जाता है दोस्तों। कितना बढ़ेगा? 1। तो यहाँ जो हमें औसत दिया गया है, कितना दिया गया? 8। आगे की संख्या शामिल करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? नया औसत क्या बनेगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इस थ्योरी के हिसाब से 8 से 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 9, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन करने होते हैं दोस्तों। ये समझाने के लिए था एग्जाम्पल आपके लिए। तो आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए, औसत में थ्योरी लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा मेंसुरेशन का क्वेश्चन 2D का। आपसे इसमें एक त्रिभुज का एरिया पूछा है और ये एग्जाम का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है ऐसा जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है सेंटीमीटर में। इस त्रिभुज का हमें एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों भुजा कुछ ऐसी दी गई है जिनसे हमें एक आभास होता है या पता चलता है क्या कि ये त्रिभुज हमारा क्या है? एक राइट ट्राइंगल है। इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज है दोस्तों ये जिसकी भुजा कितनी है? 3, 4, 5। तो यहाँ पे हमारी ये राइट ट्रायंगल की भुजा हो सकती है। ठीक है, ये किसी राइट ट्रायंगल की भुजा है। 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का 9, 16 9 25, यानी कि हमारा ये राइट ट्रायंगल ही बनेगा। हमें इसका एरिया निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया आप जानते हो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों। क्या होता है? क्षेत्रफल। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। तो यहां से हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज का जब एरिया निकालते दोस्तों तो इस भुजा का कोई यूज नहीं होता। कर्ण की हमें आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ी भुजा की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है बेस इंटू हाइट की दोस्तों। ठीक है, तो बेस कितना है? 3 और हाइट कितनी है इसकी? 4। तो निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 1/2 बेस गुना में हाइट। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा दोस्तों? एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको इस त्रिभुज का आंसर क्षेत्रफल का देना था। क्षेत्रफल बनेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन आपके सामने है। 1200 रुपये क्रिया मूल्य है एक वस्तु का या रेडियो का। इसका अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए ताकि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी हमें 25% का लाभ हो जाए? ठीक है दोस्तों, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। डिस्काउंट देने के बाद भी यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी हमें दे रखा है, एमआरपी हमें निकालना है। एक बात तो दोस्तों कंफर्म है, जो हमारा एमआरपी होगा दोस्तों वो हमेशा सीपी से बड़ा होता है। ठीक है, और सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रखे हैं दोस्तों? बड़े दे रखे हैं। तो ऑप्शन से हम इसको नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। बड़ा ऑप्शन हमारे कुछ भी बन सकते हैं, सभी हमारे 1200 से बड़े हैं। अगर छोटा होता दोस्तों, 3 ऑप्शन हमारे 1200 से छोटे होते, एक बड़ा होता, तो हमारा आंसर वही बन जाता। तो इसको सोल्व करना है अब हमें। तो सोल्व कैसे करना है देखिए। यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया जाता है आपको पता होगा, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी पर दिया जाता है, छपे मूल्य पर दिया जाता है, सूची मूल्य पर दिया जाता है, या फिर अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए सीपी हमारा कितना है यहाँ पे? 1200। डिस्काउंट हमें किस पे मिलेगा दोस्तों? एमआरपी पर यानी एमपी पर, मार्क प्राइस पर। और डिस्काउंट कितना हो गया दोस्तों? 20% का, तो ये कितना रह जाएगा अपने आप का? 80%। चलिए, जब एमपी हमारा 80% हो गया दोस्तों, 20% घटने के बाद, छूट देने के बाद,
तो हमारा जो CP है दोस्तों वो कितने % बढ़ गया, 25% बढ़ गया। तो CP जो हमारा 1200 रुपये है दोस्तों वो कितने % ज़्यादा हो गया, 25% ज़्यादा, यानी 125% अपने आप का ये हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज आपको रखनी नहीं है, परसेंटेज बटे में 100 नहीं रखना, सीधा परसेंटेज रखना। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, इसलिए परसेंटेज को इग्नोर कीजिए ऐसे क्वेश्चन में आप। ठीक है, 0 से 0 कट जाती है दोस्तों, हमें MP निकालना है। 8 से कट जाएगा 120, 15 बार दोस्तों। ठीक है, ये 150 आ गया आपका, सॉरी 15 आ गया, 15 आएगा, तो 15 आ गया, 0 हमारी पहले कट चुकी है दोस्तों। 15 बार कटे, 15 × 120, तो 15 × 125 ये हमें लगाना है। 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30, 7 × 37, 15 × 15 = 18, तो 1875 हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, MRP आ जाएगा। हमें इस रेडियो का MRP कितना रखना है दोस्तों, 1875 रखना है। जब इस पे 20% का डिस्काउंट दोगे आप तो भी आपको कितना लाभ हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। तो इस रेडियो का MRP क्या होना चाहिए, 1875 रुपीज़। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। ये रहा एक चाल दूरी समय का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर SSC एग्जाम में दिखता रहता है। आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, क्या पता आपके एग्जाम में ये दिख जाए, तो इसकी अच्छे से तैयारी करके जाए दोस्तों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट आपको समझना है। यदि आपने इसकी लैंग्वेज की गहराई को समझ लिया तो आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, ये समझिए आप। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए आप। 2 कारें यहाँ पे दोस्तों हैं, ये एक ही घर से निकलती हैं, परंतु 10 मिनट के अंतराल पर, 10 मिनट के आगे पीछे अंतराल पर निकलती है। और इनकी चाल कितनी दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा प्रारंभ करती हैं। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों क्या होता है, दोनों ही गाड़ी की, चाहे बसें हों, कार हों, या फिर स्कूटर्स हों, या फिर मोटरसाइकिल हो, ये दोनों एक ही स्थान से चलती हैं, लेकिन कुछ समय के अंतराल पर चलती हैं। ठीक है, इन दोनों की स्पीड भी क्या होती है, सेम होती है। अब इनको सामने से कोई व्यक्ति आकर सामने से दोस्तों इनको 1 बाय 1 क्या करता है, क्रॉस करता है। कितने टाइम में, जैसे यहाँ पे दिया है, यात्रा प्रारंभ करती है। कितने गति के साथ एक महिला घर की ओर विपरीत दिशा में आती है, यदि 8 मिनट के अंतराल पर वह इन दोनों गाड़ियों से 1 बाय 1 मिले। पहले मिलेगी इससे दोस्तों, फिर 8 मिनट के बाद इससे मिलेगी, यानी कि जो गैप इनके बीच में है उस गैप को ये 8 मिनट में कवर करके इनसे मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो आपसे ये पूछा गया है महिला की गति क्या होनी चाहिए, किस गति के साथ ये महिला सामने से आए ताकि इन दोनों कारों से 8 मिनट के अंतराल पर मिल सके। तो अगर आप इसे बेसिक से लगाना चाहोगे दोस्तों, तो एग्जाम में यदि आप चाह रहे हो कि इसको बेसिक से करके आओ, तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया आप इसे बेसिक से लगाने लगे, तो इससे बेहतर आप इसे छोड़ दीजिए, कोई दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि बेसिक से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा ये। ठीक है, आपका आधे से ज़्यादा पेज तो इसमें भर जाएगा सोल्व करने में। तो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उस कंसेप्ट को आप ध्यान से देखिए। कॉन्सेप्ट क्या है, बस ध्यान दीजिए इस पर। मान लेते दोस्तों 2 कारें हमारी यहाँ से ये चलना स्टार्ट करती हैं, 2 कारें। एक कार हमारी ये है, ठीक है दोस्तों, ये पहली कार हमारी, और दूसरी कार दोस्तों यहीं से चलती है। वो थोड़ी पीछे बना देता हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि एक कार ये इससे लेट चलती है थोड़ा। ये हमारी दूसरी कार है दोस्तों, ये दूसरी कार है। इन दोनों के टाइम में कितना गैप है दोस्तों, दोनों की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो तय है दोस्तों, ये गाड़ी से कभी नहीं पकड़ पाएगी। इनके बीच में जो गैप बन चुका है वो हमेशा बना रहेगा अगर ये इसी स्पीड से चलती रहेंगी। इनके बीच में जो डिस्टेंस बन चुकी है दोस्तों वो फिक्स रहेगी। ठीक है, इसको मान लेते हैं डी, इनके बीच के डिस्टेंस। अब सामने से एक महिला किस स्पीड से दोस्तों आए, ये महिला है, इस महिला को सामने से किस स्पीड से इनकी तरफ आना है ताकि ये महिला दोस्तों इनको 8 मिनट के अंतराल पर मिले। ये महिला पहली बार किससे मिलेगी दोस्तों, इस गाड़ी से मिलेगी, और दूसरी बार इसके ठीक 8 मिनट के बाद इस गाड़ी से मिलेगी। ठीक है, तो इस महिला को इनसे 8 मिनट के अंतराल पर मिलना है। कितने मिनट के अंतराल पर, 8 मिनट के अंतराल पर। इनके बीच जो ये गैप बना है दोस्तों, ये पहली गाड़ी ने बनाया है। ये दूसरी गाड़ी तो यहीं पे खड़ी है, ये गाड़ी 10 मिनट पहले निकल गई, तो 10 मिनट में इसने जो डी गैप बनाया है दोस्तों
ये कितने मिनट बनाया है? 10 मिनट में। 10 मिनट में जो ये गैप बना है दोस्तों इनके बीच में, डी किलोमीटर का या डी मीटर का जो भी है, ये गैप जब सामने से महिला आएगी, इस गैप को ये 8 मिनट में तय कर लेगी। परंतु ये अकेली इस गैप को तय नहीं करेगी, सापेक्ष चाल से तय करेगी, क्योंकि पिछली गाड़ी भी चल रही है इधर को और ये महिला इधर से आ रही है दोस्तों। तो जब आमने सामने से दो गाड़ियां, दो व्यक्ति चलते हैं तो सापेक्ष चाल बन जाती है, रिलेटिव स्पीड बन जाती है। तो जब दो गाड़ियां आमने सामने से चलती हैं दोस्तों, तो उनकी जो स्पीड होती है मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आज आपने एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो भविष्य में आपके सामने जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन को देखोगे और आंसर दे जाओगे। चलिए तो बस इसको थोड़ा समझ लीजिए। यहां से अगर दिशा इनकी अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड क्या बनती है आप जानते होंगे, सापेक्ष चाल जुड़ जाती है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यहां भी ये कंसेप्ट है दोस्तों, ये गाड़ी तो निकल गई, ये सामने से जब आएगी तो ये गाड़ी पिछले वाली गाड़ी, ये दोनों मिलकर इस गैप को कवर करेंगे दोस्तों, कुछ पीछे से महिला और इधर सामने से ये गाड़ी, तो ये गैप दोनों मिलके पिछली गाड़ी और ये महिला इसको 8 मिनट में तय कर लेगी। जिस गैप को इस गाड़ी ने 10 मिनट में बनाया है, अकेली गाड़ी ने किस स्पीड से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जो गैप बना है इन दोनों के बीच में, इस गैप को ये महिला और पिछली वाली गाड़ी 8 मिनट में तय करने वाले हैं। तो चलिए क्या करना है आपको, इनके बीच में जो गैप बना है दोस्तों, इन गाड़ियों के बीच में, इसको हमें 8 मिनट में तय कराना है। पहले 10 मिनट में तय किया गया है अकेली गाड़ी के द्वारा। अब ये गैप दोनों, एक गाड़ी और एक महिला, इन दो चीज़ों के साथ ये 8 मिनट में तय करना है। तो सापेक्ष चाल बनेगी दोनों का योगफल, दोनों की चालों का योगफल। यहाँ पे हमें महिला की चाल का पता नहीं है, इस गाड़ी की चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अब यहाँ पे जो आपका गैप बना दोस्तों, वो बना आपका डी मीटर का या डी किलोमीटर का, इसको हमें सापेक्ष चाल से तय करना है। तो क्वेश्चन में क्या बनता है, जो दूरी दोस्तों इस अकेली गाड़ी ने तय की है, ये वाली, यही दूरी एक महिला और एक ये गाड़ी मिलके तय करने वाले हैं सापेक्ष चाल से। तो यहाँ पे दूरी का कंसेप्ट लगता है, यदि दो गाड़ी की दूरी आपकी समान होती है दोस्तों, तय की गई दूरी, तो जो उनके समय का अनुपात होता है, उनकी चालों का अनुपात उसका उल्टा होता है दोस्तों, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमें यहाँ पे यही कंसेप्ट फॉलो करना है। यहाँ पे टाइम का जो रेशो है वो कितना है, टाइम का रेशो दिया गया है, जो दूरी पहले 10 मिनट में तय की गई है, वही दूरी अब हमें कितने मिनट में तय करनी है? 8 मिनट में, 8 मिनट में। तो यहाँ से जो रेशो बनेगा कितना बनेगा? 2 पंजे 10, 2 चौक 8। तो समय का रेशो बनेगा 5:4। स्पीड का रेशो क्या बनेगा यहाँ से? स्पीड का रेशो बनेगा यहाँ से 4:5, क्योंकि दूरी वही है, बराबर है। यहाँ पे दोस्तों हमें बताना है महिला की चाल दोस्तों, ठीक है। ये सिंगल गाड़ी की चाल है दोस्तों, किसी एक गाड़ी के ले लीजिए, दोनों की समान है। तो ये अकेली गाड़ी की चाल है दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों? ये एक गाड़ी और महिला की सापेक्ष चाल है 5। तो इन दोनों में कितना अंतर है दोस्तों? इन दोनों में जो अंतर होगा दोस्तों, ये वाली चाल इससे कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा। तो इनकी चालों का जो गैप है वो कितना आ गया? इन चालों का गैप 1 आ गया दोस्तों। हमें 1 की वैल्यू बतानी है दोस्तों, ठीक है। जो भी 1 की वैल्यू होगी वही महिला की चाल हो जाएगी। यहाँ पे हमें पहली गाड़ी की चाल कितनी पता है दोस्तों? पहली गाड़ी की चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की 20 किलोमीटर। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 20 के बराबर। कितने गुना है? 5 गुना। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्तों? तो 5 की 25 हो जाएगी। तो ये आपकी सापेक्ष चाल है गाड़ी और महिला की, ये सिंगल गाड़ी की चाल है दोस्तों। तो इनका गैप कितना आ गया? गैप आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा का। ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। यहाँ पे दोनों रेशो में अंतर कितना है दोस्तों? 1 का, और 1 बराबर होगा महिला की चाल। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इस गाड़ी की, इस महिला की चाल हो जाएगी। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन देखना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे अगर भविष्य में क्वेश्चन आए तो आप इसे इस तरह लगा सकते हो। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट का एक वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, आपकी सेवा में मैं लेकर आया इसको, ताकि एग्जाम में आपके सामने अगर इस प्रकार का कोई भी
क्वेश्चन दिखे आप उसे बिना किसी देरी के आसानी से सोल्व करके आएँ और परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करें। तो देखिए क्या है दोस्तों, 50,000 की धनराशि को 8% की वार्षिक ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच में हमें अंतर बताना है। सीधी सी बात यह है दोस्तों, पहले हमें निकालना है दोस्तों इस पे 1 साल का अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कंपाउंड इंटरेस्ट, और दूसरा हमें क्या निकालना है दोस्तों, 1 साल का वार्षिक रूप से, ठीक है दोस्तों, क्या काउंट होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक बार 8% से निकाल देंगे दोस्तों 1 साल का, और एक बार हाफ ईयरली निकाल देंगे 1 साल का। तो मैं आपको जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ उस पर फोकस कीजिए। मेन मुद्दा दोस्तों हमें क्या सीखना है, यहाँ पे क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से सॉल्यूशन देना है, ताकि हम थोड़ा और उसे बेहतर कर सकें, क्वेश्चन को जल्दी कर सकें और अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकें। तो क्या तरीका होगा इसका, पहले साल का जो ब्याज होगा दोस्तों वार्षिक रूप से वो 8% ही बनेगा, चाहे वो साधारण ब्याज मान लीजिए आप या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। तो परसेंटेज में इसका जो पहले साल का ब्याज बनेगा दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना रहेगा, वार्षिक रूप से रहेगा आपका, ये वार्षिक है दोस्तों। अगर आप वार्षिक रूप से ब्याज लगाओगे इस पे तो ये वार्षिक है। अब हम देखते हैं हाफ ईयरली क्या होगा, अर्धवार्षिक रूप से हमारा इफेक्टिव परसेंटेज रेट क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो अर्धवार्षिक रूप से बनेगा इसका, हाफ ईयरली हो जाएगा 4% हाफ ईयरली। तो अर्धवार्षिक रूप से टोटल इफेक्टिव रेट कितना बनेगा हमारा परसेंटेज में, वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे साल की जो दर है दोस्तों 8% है, तो हाफ ईयरली अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी 4%, और 4% के हिसाब से दोस्तों इसका 2 छमाही का यानी कि 2 हाफ ईयर का कितना ब्याज बनेगा परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी आपको 2 साल का इफेक्टिव परसेंटेज बनाना हो कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आपको क्या करना होता है, देखो ये वार्षिक दर है 8%, तो हमारा हाफ ईयरली कितना होगा 4% हो जाएगा हाफ ईयरली, यानी कि छमाही में हमें 4% ब्याज मिलेगा एक छमाही में। हमारे पास कितना समय है 1 साल का, 1 साल में 2 छमाही होती है दोस्तों, तो 2 छमाही में हमारी टोटल इफेक्टिव रेट क्या बनेगी, वो बन जाएगी, इसका डबल कितना होता है 4 दूनी 8, और दोस्तों इसका स्क्वायर कितना होता है 16, तो इफेक्टिव रेट बनेगी हमारी 8.16%, ठीक है दोस्तों। जब भी आपको 2 साल का कंपाउंड इफेक्टिव रेट बनाना हो दोस्तों, तो आप क्या करें, दर का एक बार डबल कर दे, पॉइंट लगाएं, उसके बाद दर का स्क्वायर कर दे, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे 2 साल का परसेंटेज में चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है दोस्तों। हमारे यहाँ पे 2 साल का नहीं है, यहाँ पे 2 छमाही का है, तो जिस तरह 2 साल का बनता है उस तरह 2 छमाही का बन जाता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे परसेंटेज में कितना डिफरेंस आ गया दोस्तों। ये हमारा अर्धवार्षिक रूप से ब्याज बना परसेंटेज में 1 साल का छमाही रूप से, और ये दोस्तों वार्षिक रूप से। तो इनका जो डिफरेंस आ गया कितना आ गया, इनका डिफरेंस आ गया, आप देख पा रहे हो कितना आ गया, इनका डिफरेंस आ गया 0.16%। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये ही हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज का अंतर हो जाएगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है, जो हमारी धनराशि है इसका क्या निकालना है, केवल 50,000 का केवल आपको क्या निकालना है 0.16% बटे में 100 ले लीजिए आप। इसका जो दोस्तों पॉइंट है ये 2 जीरो से खत्म हो जाएगा, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से खत्म हो जाएगी। तो देखो इसका आंसर कितना आ गया, तो इसका सही आंसर आ गया दोस्तों कितना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ विशेष तरीके से इन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, तभी आप एग्जाम में समय बचा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये तरीके होते हैं दोस्तों एग्जाम में, ठीक है, अच्छी अप्रोच के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर 80 आ गया है, डिफरेंस 80 रुपीज। एक क्वेश्चन हो रहा है आपका चाल दूरी समय का। यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चलता तो वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहले से 10 मिनट कम लेता। विनय की वास्तविक चाल क्या है, वास्तविक गति क्या है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, चाल में परिवर्तन करके हम किसी निश्चित दूरी को कुछ कम समय में या फिर कुछ ज़्यादा समय में तय कर लें, तो हमसे ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, ज़्यादातर
तय करने वाले की सामान्य यानी कि वास्तविक चाल पूछी जाती है। तो वास्तविक चाल किस तरह निकालते हैं, मैं आपको पहले भी कई बार इस क्वेश्चन को करा चुका, इस तरह का क्वेश्चन। आज भी क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, तो इसको करने का एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है वो जानिए। आज आप ध्यान से वीडियो को देखिए और इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका सीखिए, भविष्य में आपके सामने आए तो आप इसको करने में ज़रा भी देरी ना करें। चलिए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, आपकी डिस्टेंस आपको लेनी होती है। डिस्टेंस कितनी देर की, 4। आपको इसे मल्टीप्लाई करना होता है चाल में परिवर्तन का, बटे में क्या करना होता है, समय में परिवर्तन को। और ये जो टाइम होता है दोस्तों, आपके टाइम का जो परिवर्तन होता है, इसको आपको हमेशा घंटे में लेना है, मिनट में नहीं लेना। मिनट में दे रखा है तो घंटे में बदल लेंगे आप इसको, और यहीं से बस हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए कैसे करना है इसको। दूरी दी गई है 4 किलोमीटर, चाल में परिवर्तन हो गया कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे हमने समय कितना बचाया दोस्तों, 10 मिनट। और 10 मिनट के नीचे 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटे में आ जाएगा, ये 60 ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा ये आगे इस तरह से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये हमारी टोटल दूरी है। चाल में परिवर्तन कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा का। समय कितना बचाया हमने, 10 मिनट। तो समय का अंतर कितना आ गया, 10 मिनट। इसको हमने कुछ इस तरह लिखा, 0 से 0 कट गई हमारे यहाँ पे। कैलकुलेट करोगे 48 आ जाएगा। 4 दूनी 8 6 48। इस 48 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं दोस्तों जिनका गैप कितना आ जाए, हमारी चाल में परिवर्तन के बराबर आ जाए। अंतर आना चाहिए 2 का, और गुना करके कितना आना चाहिए जो हमें यहाँ पे मिला है उतना। तो आप बोलोगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 ऐसे फैक्टर लेंगे इसके जिनका गुना करके 48 आ जाए। तो 6 8 48, 6 8 48 होते हैं, और 6 और 8 में कितना अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। इसका मतलब इसकी वास्तविक चाल क्या होगी, वास्तविक चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 किलोमीटर बढ़ाने के बाद में इसकी चाल क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी क्या होगी दोस्तों, नई चाल हो गई, ये इसकी पुरानी चाल। तो हमसे पुरानी चाल पूछिए तो पुरानी चाल कितनी हो गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर हो गया। चलिए, तो विनय की जो चाल होगी वो होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। एक्स पुरुष किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है। 3 दिन बाद 10 आदमी और उसमें शामिल हो जाते हैं, तो शेष काम 8 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है इसमें x का मान क्या है, प्रारंभ में या स्टार्टिंग में कितने लोग काम पर थे, हमें इसमें ये बताना है, x की वैल्यू बतानी है। तो इसमें एक सीधा कंसेप्ट लगता है m1d1 का। ठीक है दोस्तों, m1d1 अपॉन में w1, उससे आप इसे कर सकते हो। तो देखिए पहले लैंग्वेज को समझ लीजिए आप, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स पुरुष किसी काम को पूरा कर लेते हैं 15 दिन में। इन लोगों ने 3 दिन तक काम कर लिया, इन लोगों ने 3 दिन काम कर लिया दोस्तों, और ये इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब इन्होंने 3 दिन काम कर लिया, तो बाकी काम कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में। तो ये बचा हुआ काम कितने में कर लेते, 3 दिन कर चुके हैं, पूरा काम कर लेते 15 में। 3 दिन काम किया तो बाकी काम करते कितने में, 15 में। तो इनके लिए कितने दिन का काम बाकी है, 15 दिन का काम टोटल था इनका। 3 दिन इन लोगों ने कर लिया, तो 15 में से 3 घटाइए दोस्तों, तो बचा हुआ काम ये कितने दिन में कर लेंगे, ये कर लेंगे 12 दिन में। तो 12 दिन में ये पूरा काम कर लेते। ठीक है दोस्तों, एक्स व्यक्ति 12 दिन में बचा हुआ काम पूरा कर लेते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। होगा क्या, इन एक्स में कुछ नए लोग शामिल हो जाते हैं। नए लोग कितने हैं, 10 लोग। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या मान लेते हैं x + 10 हो जाएगी। x ये पहले से ही है दोस्तों, और 10 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 10। तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, x + 10। ठीक है दोस्तों, ये लोग बचे हुए काम को 12 दिन में कर लेते, परंतु क्या हुआ, 10 लोग इनमें और शामिल हो गए, 10 लोगों ने और ज्वाइन कर लिया इस काम को। तो अब ये काम कितने दिन में हो गया, 8 दिन में। ठीक है, अब ये काम हमारा 8 दिन में हो गया, तो बस हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा 12x, यहाँ से मिलेगा आपको 12x, इसकी इसमें गुना हो जाएगी। ये हो जाएगा 8 × 80, 8x, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, 12x में से 8x जाएगा, 4x बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा 80। 4 से काटोगे आप इसे, कितना आ जाएगा, 20।
तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों आपका 20 आपका x की वैल्यू आ गई, यानी कि स्टार्टिंग में हमारे कितने आदमी काम पर थे, तो 20 आदमी। ठीक है, आप दोस्तों इसे रेशो मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ पे दे रखा है आपको, पहले हमारे 10 कितने आदमी दोस्तों, x आदमी थे और ये 15 दिन में काम कर रहे थे, 3 दिन काम कर लिया, तो बचा हुआ काम कितने में कर लेते, 12 में। अब ये जो 12 दिन का काम था दोस्तों, वो इन लोगों ने कितने दिन में कर लिया, 8 दिन में। तो 12-8 का रेशो कितना बनेगा यहाँ पे, 3:2। तो दिन हमारे दोस्तों 3 से 2 हो गए, तो आदमी की संख्या इसकी अपोजिट होती है दोस्तों, तो आदमी की संख्या 2 से 3 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो दूसरे मेथड से भी आप इसे कर सकते हो। देखिए ध्यान से दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप हर क्वेश्चन को एग्जाम में करके आएँ अच्छी अप्रोच के साथ, इसलिए मैं आपको इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ। यदि आपको ये थोड़ा डर लग रहा है तो दूसरे तरीके से आप कर लीजिए, वो थोड़ा सा आपको अच्छा लग सकता है। तो यहाँ पे जो काम ये 12 दिन में करने वाले थे दोस्तों, वो काम इन लोगों ने कितने दिन में कर लिया, 8 दिन में। तो जो मैन पावर है दोस्तों, वो हमारी दिनों की उल्टी होती है दोस्तों। तो दिन हमारे 12 से कितने हो गए, 8 हो गए दोस्तों। तो मैन पावर क्या हो जाएगी, इसका उल्टा रेशो बना लीजिए पहले, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो यहाँ से जो रेशो बनेगा दिनों का 3:2 बनेगा, तो मैन पावर हो जाएगा 2 से 3। अगर दिन हमने 12 से 8 कर दिए दोस्तों, यानी कि 3 से 2 कर दिए, तो मैन पावर कितना हो जाएगा उसी काम करने में, 2 से 3। तो यहाँ पे आप रेशो में बताइए, रेशो में कितने आदमी बढ़ गए, रेशो में हमारी वृद्धि कितनी हो गई, 1 की, और वहाँ पे दोस्तों कितनी वृद्धि दी है, 10 आदमी की। तो 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो अब हमारे पुराने आदमी की संख्या कितनी होगी, 20। अगर 2 बराबर पूछे, 2 बराबर कितने होंगे, तो स्टार्टिंग में दोस्तों कितने आदमी काम पर थे, 20 लोग। अब कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे 30 लोग दोस्तों, 30 मैन। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को देखते रहिए लगातार, आपको आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल पर। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ, हमारे इस चैनल पर बने रहिए आप। आपके एग्ज़ाम तक आपको हम बहुत कुछ मैथ्स में सिखाएंगे जो आपके काम आने वाला है एग्जाम में। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दोस्तों, डिविजिबिलिटी का। और यहाँ पे आपसे फिर वही x y की वैल्यू पूछ ली, डिवाइड बाई 2। एक नंबर दिया है, बोला गया है 70 से पूरा पूरा कट जाता है, 70 से डिवाइड होता है, तो x y का, ठीक है दोस्तों, योगफल बाई 2, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। इसकी वैल्यू तभी बता पाएंगे जब हमें यहाँ पर x और y का मान पता होगा। तो पहले हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल की सहायता से यहाँ पे x y का मान बताना है। तो नंबर दिया है 7 3 2 x, बस मैं y की वैल्यू ऐसे ही आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो नंबर हमारा 70 से कटेगा, ये सब जानते हैं दोस्तों, 70 में ऐसा क्या है, ठीक है, जिसमें 0 आ जाती है। तो 70 का एक फैक्टर ऐसा बनता है दोस्तों 10, जिसमें 0 भी होती है। और 70 को लिख सकते हैं 10 गुना 7। तो 70 के जो 2 फैक्टर ऐसे बनते हैं जिसमें एक फैक्टर में 0 आती है, वो फैक्टर कौन सा है, 10। और 10 से आप जानते हो वही नंबर कटेगा जिसके अंत में 0 होती है, जिसका इकाइकन क्या होता है, 0। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये फिक्स हो गया दोस्तों, यहाँ पे 0 आने वाला है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, y की वैल्यू 0 होगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ताकि ये नंबर हमारा किससे कट जाए, 7 से भी कट जाए। 10 से कट गया, 7 से भी कटना चाहिए, तभी 70 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू क्या रखी जाए ताकि ये पूरा नंबर हमारा 7 से डिविजिबल हो जाए। तो 7 से काटने के लिए हमें यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो 7 से भाग करते हैं, 7 एकन 7, पूरा कट गया, 7 चौक 28, यहाँ पे 4 मिलेगा आपको शेषफल। तो 4 के साथ में यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी जाए, मिनिमम, ताकि ये नंबर हमारा किससे कट जाए, 7 से। तो आप बोलोगे यहाँ पे कम से कम आपको 2 रखना चाहिए, क्योंकि ये 42 हो जाएगा, 7 से 42 आपका पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, कम से कम यहाँ पे 2। y की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, कितनी आगे, 0। तो ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, x प्लस वाई अपॉन 2 में वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू हम बता देंगे। तो देखिए यहाँ x हमारा 2 हो गया, y कितना है, 0, अपॉन में क्या है 2।
तो ये हो जाएगा 2.2 मतलब 1। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। आपके एग्जाम में आने के चांस काफी है, तो आप इसको करके जाइए, अच्छे से देखिए। चलिए ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार देखिए ध्यान से। 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है दोस्तों, चलना पड़ता है। अगर इसी दूरी को 30 मिनट में तय करना हो तो कितनी चाल से चलना चाहिए। तो यहाँ पे दूरी फिक्स है दोस्तों। ये मान लेते हैं बिंदु ए से बिंदु बी पर हमें जाना है। ये दूरी कुछ भी हो सकती है, इसको मान लेते हैं डी किलोमीटर। ये दूरी डी किलोमीटर है दोस्तों। जब मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ पहली बार में, यदि मेरी स्पीड दोस्तों कितनी हो, स्पीड मेरी यहाँ से यहाँ तक जाने में 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो मुझे टाइम कितना लगता है। तो मेरा टाइम मुझे लगता है कितना दोस्तों 40 मिनट। कितना लगता है 40 मिनट। मैं ये दूरी 40 मिनट में तय कर लेता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन ने बोला है, ये कह रहा है इसी दूरी को 30 मिनट में तय करना हो तो चाल कितनी रखनी होगी। हमारी चाल क्या होनी चाहिए। अगर मैं इसी दूरी को दोस्तों, इसी दूरी को 30 मिनट में तय करना चाहूँ तो मेरी चाल क्या होगी, मुझे ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो क्या करना है, अगर दूरी समान हो दोस्तों अलग अलग चालों के लिए, तो जो समय का अनुपात होता है, हमारी चालों का अनुपात उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे जो टाइम का रेशो है वो देख लीजिए कितना है। टाइम का रेशो है 40:30, 0 से 0 कट जाएगी। तो टाइम का रेशो 4:3 है। तो यहाँ से स्पीड का रेशो क्या बनेगा, इसी दूरी को तय करने के लिए स्पीड का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा 3:4। हमारी स्पीड का रेशो ये होना चाहिए। पहली स्पीड ये है, ठीक है दोस्तों, दूसरी स्पीड हमारी ये होनी चाहिए। पहली की वैल्यू हमें पता है कितनी है दोस्तों, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 64 गुना 4/3। इसका सोल्व कर लीजिए। 3 किसके बराबर है, 64 के बराबर है। तो यहाँ से हमारी स्पीड आ जाएगी पर किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सोल्व कर लेते हैं, 256 आ जाएगा आपका। 256/3, 3 8 24, बचेगा 1, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9। तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 85.33 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना था। चलिए, जब दूरी फिक्स हो जाती है तो समय का रेशो चाल के रेशो का अपोजिट होता है। बस आपको ये इसमें ध्यान रखना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिए। दो संख्याएं दी गई हैं, 5:8 में है। यदि ए और बी दोनों में प्रत्येक में 5-5 जोड़ दिया जाए दोस्तों, तो नया अनुपात क्या बन जाता है, 2:3 बन जाता है। हमसे क्या पूछा है इसने, हमसे पूछा है इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात की जाए अंतर की दोस्तों, तो ऑप्शन से अगर हम दें इसका आंसर, तो 2 ऑप्शन हमें मिल गए जो कटने वाले हैं अंतर से। यहाँ पे अंतर कितना है दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना है 3। तो जो हमारा 3 से कटेगा वो आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो 12 होगा या 15। तो चलिए करना पड़ेगा, करके देखते हैं। ऑप्शन से तो 2 ऑप्शन हमें मिल गए, यहाँ पे करते हैं। तो रेशो क्या दिया है, 5:8 दोस्तों, 5:8। यहाँ पे स्टार्टिंग में ए और बी का रेशो दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको रेशो में से हटा लीजिए। इसको मान लीजिए 5x, इसको मान लेते हैं 8x। एक संख्या हमारे पास 5x, दूसरी 8x। यदि प्रत्येक संख्या में बराबर कुछ जोड़ा जाए, घटा जाए, तो आप इनको रेशो से हटाकर इनके साथ में x लगा सकते हो, नंबर आप इसको मान सकते हो इस तरह से। चलिए, अब इनका रेशो कितना हो गया दोस्तों, जब इनमें 5-5 जोड़ा जाता है तो ये हो जाएगा आपका, इसे रेशो हटाएं तो बटे में अब इनको लिख लीजिए 5x प्लस में 5 और 8x प्लस में 5। जब इन दोनों नंबर में 5-5 जोड़ा जाता है तो ये नंबर किस रेशो में आ जाते हैं, 2:3 में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, 2:3 में। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये x क्या होगा हमारा, एक प्रकार से क्या होगा दोस्तों, हमारा HCF हो जाएगा। जैसे हमें इसका HCF मिलेगा, HCF से गुना करके दोनों संख्या बता सकते हैं, उनका डिफरेंस बता सकते हैं। तो 3 से इसमें गुना लग जाएगी दोस्तों। इस वाले सेट में किससे गुना करेंगे आप, 3 से गुना कर लेंगे, तो 3 से इसमें गुना होगी और ये वाला जाएगा ऊपर गुना में। तो चलिए गुना में क्या बनता है हमारा देखते हैं। 3 पंजे 15, 15x प्लस के 3 पंजे 15 बराबर में दोस्तों 2 अट्ठे 16, 16x और 2 पंजे 10। 16x में से 15x जाएंगे दोस्तों, x बचेगा, और 10 में से 5 जाएंगे दोस्तों, 5 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे जो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो संख्याओं का अंतर हमें बताना है दोस्तों। यहाँ अंतर देखिए दोस्तों कितना है, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई। तो 3 में गुना कर दीजिए आप। तो आप 3 में गुना करोगे x का मान की, तो 5 दिया 15। तो संख्याओं का जो अंतर रहेगा वो 15 आ जाएगा दोस्तों, वरना संख्या भी निकाल सकते हो। 5 पंजे 25, यहाँ से आपको 25 मिलेगा, यहाँ से संख्या मिलेगी आपको 25 दोस्तों, यहाँ से संख्या मिलेगी आपको 40, और इन 40 का 25 का अंतर भी आप देख सकते हो, वरना अंतर देख के भी अंतर की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 इन संख्याओं का अंतर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। 2 बिचौलिए के माध्यम से, ठीक है दोस्तों, जमीन का एक टुकड़ा बेचा गया जिसमें प्रत्येक बिचौलिए को 25% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यदि व्यक्ति ने इस जमीन के टुकड़े के लिए 6,25,000 रुपये अदा किए हों तो जमीन की मूल कीमत क्या है। ठीक है, तो देखिए जमीन की मूल कीमत हमें बतानी है। पानी की बोतल दो। जमीन की मूल कीमत क्या होगी ये हमें बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे 2 बिचौलिए हैं और दोनों बिचौलिए ने अपने ज़मीन के टुकड़े को 25% के लाभ पर 2 बार बेचा। फाइनली इसका रेट कितना हो गया 2 बार बेचने पर, 6,25,000। तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू हमें बतानी है, ओरिजिनल इसकी कीमत हमें बतानी है। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों, आप बोल सकते हैं 1/4 होती है। इसका मतलब दोस्तों 4 के सामान को, 4 के वैल्यू को हमने क्या बना के बेचा, 1 के लाभ पर बेचा, यानी कि 5 का करके बेचा। तो ये 2 बार ऐसा करके बेचा गया है दोस्तों। 2 बार में 25% का लाभ लिया गया है। तो 2 बार में दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा ये, अगली बार भी 4 से 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगी दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी, ओरिजिनल प्राइस मिलेगा दोस्तों, ओरिजिनल प्राइस। ठीक है दोस्तों, ये इसका ओरिजिनल प्राइस होगा, ये इसका न्यू प्राइस होगा। तो यहाँ पे हमें जो इसकी ओरिजिनल कीमत मिलेगी 4 चौक 16 मिलेगी दोस्तों, 16 के बराबर होगी। अब ये 2 बार लाभ पर बेचने के बाद में कितने का हो गया, 5 पंजे 25 का हो गया। तो यहाँ पे हमें इस नई वैल्यू की कीमत आपको दे रखी है कितनी है, 6,25,000। यानी कि 25 की वैल्यू आपको पता है, 25 की वैल्यू किसके बराबर है, 6,25,000 के बराबर है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 16 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 16 की वैल्यू बता देते हैं क्या होगी। तो 6,25,000, ठीक है दोस्तों, गुना में 16 बटे में कितना होगा दोस्तों, 25। 25 से कटेगा कितनी बार है दोस्तों, ये 25 से ये कटेगा 25 बार, तो ये हो जाएगा 25,000। 25,000 गुना 16, ये कितना होगा दोस्तों, 25 गुना 16 होते हैं 400, और 3 जीरो पीछे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 लाख। तो ये हमारे ज़मीन के टुकड़े की ओरिजिनल कीमत है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आपको इसको करना है, रेशो से कर सकते हो आप, वैसे भी इसको सक्सेसिव मेथड से कर सकते हो। तो दोनों तरीके इसमें आपके लिए बेस्ट रहेंगे, जिससे आपको अच्छा लगे उससे मेरे दोस्त आप इसे कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, उसको देखते हैं। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 104 वस्तु का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमें इसमें बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे इसका रेशो बना लेते दोस्तों, MP, CP और SP का।
तो यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, पहले रेशो दिया है 85 वस्तुओं का, 85 का MRP दोस्तों, 85 का MP किसके बराबर है दोस्तों, 85 वस्तु का MP किसके बराबर है, 153 के CP के बराबर, 153 वस्तु के CP के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से 17 पंजे 85, यहाँ से MP और CP का रेशो क्या बन जाएगा, पहले से छोटा कर लेंगे आप, 17 पंजे 85 दोस्तों, 17 नम्मा 153, 17 नम्मा 153, तो ये हमारा रेशो क्या बनेगा MP-CP का, वो बन जाएगा 9:5 दोस्तों। जो MP के मल्टीप्लाई में नंबर है दोस्तों वो CP की वैल्यू होगी, और CP की वैल्यू MP की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 9। तो इस तरह आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू बन जाती है रेशो में। तो चलिए अब बात करते हैं 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तु के अंकित मूल्य के बराबर है। तो 104 का जो क्या दिया है SP, वो किसके बराबर है दोस्तों, 104 का जो SP हो किसके बराबर है, 65 के MRP के बराबर है, MP के बराबर है। तो यहाँ से रेशो निकाल 13 104, 13 पंजे 65, तो यहाँ से MP का और CP का जो रेशो, SP का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ से मिलेगा हमें MP और SP का रेशो, यानी कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो, वो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 8 रेशो, ये हो जाएगा आपका 8 रेशो कितना 5। देखिए ये हमारा MP सामने है और ये SP इसका कितना है 5, तो यहाँ से रेशो बनेगा 8:5। MP का CP का रेशो कितना है 9:5। तो यहाँ पे दोनों में दोस्तों क्या चीज़ कॉमन है, MP हमारा दोनों में रेशो में कॉमन है, तो इसकी वैल्यू को बराबर करना है। तो यहाँ से हमें सीधा रेशो मिलेगा CP और SP का। तो चलिए CP को पहले लेते हैं, उसके बाद SP लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम MP को रख लेते हैं। हमें यहाँ पे MP की वैल्यू बराबर करनी है, तो MP यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, तो इनका एलसीएम बनेगा 9 8 का 72, तो MP हो जाएगा 72 दोस्तों हमारा। इसको 72 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से गुना, तो 8 से इसमें हो जाएगा, तो CP कितना हो जाएगा 40। इसको 72 बनाएंगे दोस्तों 9 से इसमें गुना, तो 9 से इसमें हो जाएगा, तो SP कितना हो जाएगा 45। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों CP हमारा 40 हो गया और MP हमारा कितना हो गया, SP हमारा कितना हो गया 45। तो 40 का सामान जब 45 से बेचा जाएगा तो 5 का लाभ होगा 40 पर, गुना में 100 कर लीजिए दोस्तों आप, तो आपको बेनिफिट कितना होने वाला है, इससे कट जाएगा दोस्तों, तो आपको मिलेगा 12.5% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होने वाला है इस क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, आप इसको 5 से काट के 8 कर सकते थे, 100/8 हो जाता है, तो इसका मतलब 12.5% ही होता है। तो 50/4 का मतलब ही क्या होता है 12.5%। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये था आपका ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है 12.5%। तो चलिए पहले हमने यहाँ पे रेशो बनाया। आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन क्या है आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा वो देखते हैं। कहाँ गया भाई, जनसंख्या पर आधारित ये आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा परसेंटेज का। एग्जाम में कई बार पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों दिया है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ जाती है, अगले वर्ष 15% घट जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी दोस्तों कितनी है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पहले की पीछे की जनसंख्या दोस्तों पूछ रहा है। तो जब आपसे पीछे की जनसंख्या पूछी जाए दोस्तों, कुछ साल पहले की जनसंख्या आपसे पूछी जाए, n वर्ष पूर्व आपसे जनसंख्या पूछी जाए, तो क्या करना है आपको, इसमें एक सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ये होता है आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन इनटू में 100, ऊपर आएगा दोस्तों, नीचे आएगा 100 प्लस माइनस, प्लस में r हो जाएगा दोस्तों, माइनस में, और पावर में आएगा दोस्तों आपका t। ठीक है दोस्तों, या n, क्योंकि हमने n वर्ष पूर्व की बात की तो n पावर में आ जाएगा। जितने साल पहले की बात करेंगे पावर में हमारा दोस्तों उतने ही बनेगा। इससे आप लगा सकते हो। यदि हमें n वर्ष
पूर्व की जनसंख्या बतानी है तो 100 ऊपर रखना होता है आपको, और 100 प्लस माइनस जो रेट है आपकी घटने बढ़ने वाली दोस्तों वो आपको नीचे रखनी है। तो चलिए ये आपको तब लेना है दोस्तों जब प्रत्येक वर्ष के लिए आपकी जो दर है वो समान है। आपको ये तब लेना है दोस्तों। यदि प्रत्येक वर्ष के लिए दर अलग अलग हो जाए घटने बढ़ने, जैसे यहाँ पे क्या है दोस्तों 30% है 15%, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे पावर नहीं लगेगी। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे R1 R2 मान लेना होता है। पहले वर्ष के लिए R1 इंटू में दूसरे वर्ष के लिए 100/100 प्लस माइनस R2। फिर आपको इसको पावर के रूप में नहीं लेना होता है, ठीक है दोस्तों। यदि दर आपकी प्रत्येक वर्ष की अलग अलग है तो आपको इस तरह इसको अलग अलग 100 प्लस माइनस करके, अगर दर बढ़ रही है तो प्लस लेंगे, यदि आपकी घटने की दर दे रखी है तो माइनस लेंगे। प्लस माइनस यहाँ पे यही इंडिकेट करता है वृद्धि और कमी को। तो यहाँ पे 2 वर्ष की बात है, इसका आप 2 बार लिख लोगे इस तरह से। तो चलिए अब क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, ये है 11,050। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी हो, 11,050। 11,000 आपकी 50 प्रेजेंट वैल्यू है दोस्तों, ये 11,050, ठीक है। पहले साल ये कितनी बढ़ी दोस्तों, ये बढ़ी 30%, तो ये हो गई आपकी 100 से 130। 130 नीचे आएगा। अगली बार ये 15% घट गई तो कितनी रहेगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी 100/85 यानी 85%, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें सोल्व करनी है। जितने जल्दी हम ये सोल्व कर लेंगे उतनी जल्दी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 0 से 0 काट लेते हैं जहाँ पे कटती है। तो पहले इसको काट लेते हैं। 17 पंजे 85 दोस्तों, और 17 से आप इसे काट लो, 17 छिक्का 102, बचेगा 8, 17 पंजे 85। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 पंजे 65, ये 13 से कट गया 5 बार। अब ये 5 से 5 कट जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 100 गुना 100 यानी कि 10,000। तो 10,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो 2 साल पहले, 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 10,000। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर समझ में ना आए दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हो उसको, ठीक है दोस्तों। एक बार समझ नहीं आता दोबारा आपको वीडियो को देख सकते हो जब तक कोई क्लियर ना हो जाए। इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूले दोस्तों, और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। अपना ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।